सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो अभी तक अपने पास क्या होता है, अगर हम कभी भी एक एसिड को बेस से रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो अपने को क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन हम पढ़ते आए हैं कि अगर हम कभी भी एक एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमने बचपन में एक रिएक्शन भी करी है, HCl plus NaOH gives NaCl plus water। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं। अब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस salt is dissolved in water। Salt is dissolved in water to form, उससे अब बनेगा क्या, to form corresponding acid and base, to form corresponding acid and base। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में उल्टी रिएक्शन होगी। बेसिकली हमारे पास कोई सॉल्ट हुआ करेगा, अब हम उस सॉल्ट को पानी में डाल दिया करेंगे, और पानी में डालने के बाद वो हमें क्या बना के दिया करेगा, एक एसिड और एक बेस, एक एसिड और एक बेस। कोई डाउट, क्लियर है ये नहीं? वो खुद थोड़ी H2O से रिएक्ट कर लेगा, वो खुद ही रिएक्ट कर लेगा बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शंस की फॉर्म में। बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास है CH3COONA, म्यूट कर लो भाई जिसका भी अनम्यूटेड है। मान लो हमारे पास है CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट। एज्यूमिंग कि हमारे पास सोडियम एसीटेट है, अब हम क्या किया करेंगे, अब हम सोडियम एसीटेट को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। अब जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या हुआ करेगा, सोडियम एसीटेट से हमें क्या मिलेगा, एसीटेट आयंस और सोडियम आयंस, और वाटर से हमें क्या मिला करेगा, H+ और साथ में क्या मिलेगा, OH। वाटर से हमेशा H+ और OH मिलता है, तो नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, तो अपने को क्या मिल जाया करेगा, एसिटिक एसिड और NaOH। क्लियर या नहीं? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम सॉल्ट, चलिए कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? इक्विलिब्रियम लो। तो इसमें क्या हुआ करेगा, हम सॉल्ट को पानी में डाल दिया करेंगे, सॉल्ट को पानी में डालने से क्या हुआ करेगा, एसिड और बेस मिल जाया करेगा। जैसे अपने पास सॉल्ट है सोडियम एसीटेट CH3COO- Na+, इसको वाटर में डाला, वाटर से अपने को क्या मिला, H+ और OH-, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, तो अपने को क्या मिलेगा, CH3COOH और साथ में NaOH। क्लियर, कोई डाउट, नोट करें इसे। चलो देखो अब इसके अंदर करना कैसे है, कुछ नोट डालो पहले तो। इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ करेगा तो जो हमारे पास सॉल्ट हुआ करेगा, सॉल्ट ऑलवेज आयनाइजेस। कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज कन्वर्ट सॉल्ट टू आयंस, ऑलवेज कन्वर्ट
salt to ions in reaction. अभी समझाऊंगा कि क्या क्या कहने का मतलब क्या है इन सबका, अभी पहले लिख लो एक बार। जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हम लिखेंगे उसमें जो हमारे पास सॉल्ट हुआ करेगा उसको हम हमेशा आयनाइज किया करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस present in the reaction always converts into ions, always converts into ions, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, मतलब जैसे हम सॉल्ट को आयनाइज करते हैं, आयंस की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी हम आयंस की फॉर्म में लिखा करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वीक एसिड और बेस never converts to ions, never converts to ions। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझो पहले, फिर लिखते हैं आराम से। देखो मान लो हमारे पास रिएक्शन है CH3COONA, हम इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब इसको पानी में डाल रहे हैं। जब हम इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले तो तुम्हें रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने हैं, हमें पता है सोडियम एसीटेट से हमें क्या मिलेगा, एसीटेट आयंस और सोडियम आयंस, और वाटर से अपने को क्या मिलता है, H+ और OH-। तो ये इसके साथ जोड़ देना है, ये इसके साथ जोड़ देना है, तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और NaOH। नेगेटिव वाला हिस्सा किसके साथ जोड़ देना, पॉजिटिव के साथ, इधर वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को कंबाइन कर देना, ठीक है। तो अब जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स लिखवाए वो क्या कहते हैं वो समझो। ये सॉल्ट था, सॉल्ट को हमेशा आयंस की फॉर्म में लिखना है, सॉल्ट को हमेशा किसकी फॉर्म में लिखना है, आयंस की फॉर्म में। तो इसको मैं आयंस की फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा CH3COO- प्लस Na+। अच्छा, वाटर को भी कभी आयनाइज नहीं करना, वीक एसिड वीक बेस, और लास्ट में लिख लेना वाटर नेवर आयनाइज। वाटर को भी आयनाइज नहीं करना है, मतलब वाटर को भी वाटर ही रहने दें, उसको तोड़ना नहीं है। अब ये जो कंपाउंड था अपना, ये तो वीक एसिड था, और हमने लिखा कि वीक एसिड या बेस बन रहा है तो वो भी आयनाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये वीक एसिड था तो ये भी आयनाइज नहीं करेगा। लेकिन ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने क्या लिखा था कि स्ट्रॉन्ग बेस आयनाइज करता है, आयनाइज करता है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Na+ और OH- में। ये जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखवाए उसमें मैंने क्या क्या लिखवाया, यही चीजें लिखवाई कि जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखेंगे, सॉल्ट को हम हमेशा आयनाइज किया करेंगे, आयनाइज किया करेंगे मतलब उसको आयंस की फॉर्म में लिख दिया करेंगे। पहले नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद देखना है कि किसको आयंस की फॉर्म में लिखना है, किसको आयंस की फॉर्म में नहीं लिखना है। क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट को हमेशा आयंस की फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने इस सॉल्ट को आयंस की फॉर्म में लिख दिया, CH3CO- को अलग कर दिया, Na+ को अलग कर दिया। वाटर को कभी आयनाइज नहीं करना, तो वाटर को मैंने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। वीक एसिड या वीक बेस को कभी आयनाइज नहीं करना, तो वीक एसिड था, मैंने उसको ऐसा का वैसे ही रहने दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को आयनाइज कर देना है, तो मैंने NaOH को आयनाइज कर दिया और Na+ और OH- बना दिया। अब जो चीजें कॉमन है वो काट दो, Na+ कॉमन था, काट दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बचेगी, CH3COO- वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, CH3COOH प्लस OH-। क्लियर है यहां तक या नहीं, कोई भी डाउट?
मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बनवाई थी, चलो एक बार लिखो। वीक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या क्या आ जाता है? अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स, ये सब वीक हैं, ऑल आर वीक एसिड्स। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है। और बाकी तो ऑर्गेनिक तो मैंने सारे काउंट कर ही लिए हैं, ये सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएगा तुम्हारा HCl, H2SO4, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिमिलरली वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस जो मोस्ट कॉमनली यूज होंगे वो होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर तुम लोग यूज करोगे मोस्टली अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई और आता है तो हम देख लेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग बेस या अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कह सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हो जाएगा NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये छोटी सी लिस्ट बना लो, ये तुम्हें काम आएगी फिर इस टॉपिक में। अभी तो पिछले वाला भी लिखना होगा। और कोई डाउट्स हैं? पहले डाउट्स क्लियर कर लो, फिर लिखने के लिए टाइम देता हूँ। अद्वित्य, आमना, यस सर। कोई डाउट्स समझ आया बच्चे या नहीं? यस सर। ठीक, साक्षी और कोई डाउट है या क्लियर? अब आराम से जब ये वाला लिखोगे इससे पहले एक हेडिंग डाल लेना। ये जो सॉल्ट था ये किससे बना था? ध्यान से देखो, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हेडिंग आएगी हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and strong base। हम किसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? एक सॉल्ट की, जो किससे बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब हमने हाइड्रोलिसिस की तो फाइनल रिएक्शन क्या बनी? ये बनी। इसको हम अलग से कॉपी कर लेते हैं और एक नए पेज पे ले चलते हैं। तो देखो, जब हमने एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस की तो अपने पास फाइनल रिएक्शन ये बनी। इस रिएक्शन में एक अनायन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। तो मैं ये कह सकता हूं, इन हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and strong base,
In hydrolysis of salt of weak acid and strong base, anion undergo hydrolysis. Anion undergo hydrolysis. अनायन की हाइड्रोलिसिस होती है। यहां से क्लियर भी हो रहा है कि जो अनायन है वो वाटर से रिएक्ट करता है, तो मतलब यहां पे होती है अनायनिक हाइड्रोलिसिस। यहां पे क्या होती है? अनायनिक हाइड्रोलिसिस। एक अनायन वाटर से रिएक्ट करता है। और ऊपर से थोड़ा ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा? OH माइनस। सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा? OH माइनस बचा। अगर OH माइनस बच रहा है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? अल्कलाइन इन नेचर। its solution will be, its aqueous solution will be alkaline in nature. अल्कलाइन इन नेचर क्यों? क्योंकि फाइनली अपने पास तो OH बच रहा है। अगर अल्कलाइन है तो उसका pH होगा ग्रेटर देन 7। ये तो हम देख ही चुके हैं कि अगर pH 7 होता है तो न्यूट्रल, लेस देन 7 है तो एसिडिक, एंड ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ OH माइनस बच रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन विल बी अल्कलाइन इन नेचर। नोट करें इन पॉइंट्स को। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड। देखो जब हम अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो पहले तो रिएक्शन हमें खुद ही लिखनी होगी ना। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या है? अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस। वाटर के अंदर क्या है? H+ और OH माइनस। मैंने क्या बताया था? नेगेटिव वाला हिस्सा किसके साथ जोड़ना है? पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव वाला हिस्सा किसके साथ जोड़ना है? पॉजिटिव के साथ। तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे वो मिलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। क्या क्या मिलेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ। फिर मैंने कहा कि जो सॉल्ट है उसको तो आयनाइज करके लिख दो, तो लिख देते हैं। ये सॉल्ट ही तो था, इसको आयनाइज करके लिख दिया। NH4 अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। फिर मैंने क्या कहा कि वाटर को कभी भी आयनाइज नहीं करना, तो वाटर को ऐसा का ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उसको आयनाइज करना है, वीक को आयनाइज नहीं करना। तो ये वीक बेस है, क्योंकि ये वीक बेस है तो इसको कभी भी आयनाइज नहीं करना है। अमोनियम आयन। हाँ सर मेरा आज नेटवर्क अच्छा नहीं है, मैं मीटिंग लीव कर सकती हूँ क्या? आई लिसन द रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको आयनाइज कर देना है, तो आयनाइज कर देते हैं। H+ अलग कर दिया, Cl माइनस अलग कर दिया। अब जो कॉमन चीजें उसे काट दो। Cl माइनस कॉमन था, काट दिया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइनली अपने पास क्या बच रही है रिएक्शन? थोड़ा ध्यान से देखें। फाइनल रिएक्शन विल बी अमोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बनाने के लिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+। तो इस रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि जैसे एक कटायन पानी से रिएक्ट कर रहा हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कटायनिक हाइड्रोलिसिस। जैसे उसको हमने अनायनिक हाइड्रोलिसिस बोला था, इसको हम बोल देंगे अनायनिक, उसको अनायनिक बोला था, इसको कटायनिक हाइड्रोलिसिस। इवन सॉल्यूशन के अंदर H+ आ रहा है तो aqueous solution will be acidic. Aqueous solution will be acidic. Acidic मतलब इसका जो pH होगा that will be less than 7. कोई डाउट?
क्लियर है सबको? अंशुल, अद्वित्य, आमना, कोई डाउट? मयंक, दीक्षा, पूर्णिमा, शार्दुल, टीना? Yes, sir. No doubt, sir. साक्षी, क्लियर? Yes, sir. करें नोट। Hydrolysis of salt of weak acid and weak base. अब मान लो दोनों ही वीक हैं, जैसे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, इसको हम बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अमोनियम एसीटेट से हमें मिलेगा अमोनियम आयंस और एसीटेट आयंस। अब हमें पता है कि हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में तो इसको वाटर से रिएक्ट कराना है, और जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो अपने को मिलेगा H+ और OH-। फिर हमें क्या करना है, कटायन को अनायन के साथ जोड़ना है, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, इसका कटायन इसके अनायन के साथ। तो अपने को क्या क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। अब जो जो चीजें आयनाइज करने वाली हैं वो आयनाइज करते चलते हैं। सॉल्ट को हमेशा आयनाइज करना ही है, तो इसको आयंस की फॉर्म में लिख देता हूं, CH3COO- प्लस NH4+। वाटर को कभी आयनाइज नहीं करना। अब यहां पे ये वीक बेस है और वीक एसिड भी है, तो दोनों में से कोई भी आयनाइज नहीं होगा। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अनायन और कटायन दोनों ही वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं इट अंडरगो both cationic as well as anionic hydrolysis। इसमें दोनों तरीके की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, कटायनिक भी एज वेल एज अनायनिक भी। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, डिपेंडिंग कि ये ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा बनेगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, अगर एसिड ज्यादा बनेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो हम एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक्वस सॉल्यूशन मे बी एसिडिक और मे बी बेसिक। क्योंकि यहाँ पे H+OH तो है नहीं, यहाँ पे एसिड भी है बेस भी है, तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि एसिड है या बेस। डिपेंड करेगा वो अमाउंट पे कि किसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी। सिंपल सा नोट करें। एक छोटा सा और है लास्ट, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज एंड कुछ क्वेश्चंस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल में आ जाएगा NaOH, NaCl। अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl को अगर हम पानी में डालें, तो NaCl से हमें क्या क्या मिल सकता है, Na+ और Cl-। वाटर से अपने को क्या मिलेगा, H+ और OH-। तो Na+ किसके साथ जुड़ जाएगा, OH- के साथ। H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। तो अपने पास जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या क्या रहेंगे, NaOH प्लस HCl।
तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्ट है वो हमेशा आयनाइज करेगा ही करेगा, तो सॉल्ट को तो हम हमेशा आयनाइज करेंगे ही करेंगे, वाटर को आयनाइज नहीं करना है। अब क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी आयनाइज करेगा, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी आयनाइज करेगा। अब फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, जो जो चीजें कॉमन है उसे काट दो। तो कॉमन क्या क्या है, Na+ से कट जाएगा, Cl- से कट जाएगा, तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं। एट द एंड तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये तो पानी रह गया, ना कटायन बचा ना अनायन बचा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सच टाइप ऑफ salts do not undergo hydrolysis, ये हाइड्रोलिसिस नहीं शो करते, क्योंकि यहाँ तो ना कटायन बच रहा है ना अनायन बच रहा है, यहाँ तो सिर्फ पानी पानी रह गया एंड में, तो इनकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। और इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट्स इज न्यूट्रल। ऐसे सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि एंड में तो सिर्फ पानी है, H+OH- कहां से आ रहा है, वाटर से, तो सिर्फ वाटर ही वाटर बचा है, तो इसीलिए ये न्यूट्रल हो जाएगा। कोई डाउट्स है किसी को तो बताओ, अदरवाइज नोट करें। सबको क्लियर है यहां तक, करें। अब जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा Ka को हमने क्या बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हमने Kb पढ़ा, उसको हमने बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब जब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे तब हम यूज किया करेंगे KH। KH क्या हुआ करेगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे Ka Kb होता था वैसे ही अब अपने पास क्या हुआ करेगा, एक KH भी हुआ करेगा। इन दिस सिमिलर फैशन, जैसे हमारे पास एक अल्फा हुआ करता था, याद हो तो, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे अल्फा को, अल्फा पढ़ा था हमने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, H को यूज, अल्फा की जगह हमने क्या सिंबल दे देना, H, काम वही है। अब इसका नाम पड़ेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चीजें वही हैं सब। तो दो चीजें आएंगी, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जैसे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था, बेस का होता था, ऐसे ही अब KH आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और अल्फा की जगह हम H यूज करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। C जहां पे हम लिखेंगे वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एंड Ka Kb तो हमें पता ही है, ये नोट कर लें, फिर उसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज नोट करते हैं। बस ये दो नई चीजें हैं, KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सेम एज दैट ऑफ अल्फा एंड KH, Ka Kb। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ बेस था, ऐसे ही अब होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वैसे ही अब होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और C इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट।
अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो तुम सबको थोड़ा सा याद रखना है। याद करने का तरीका बताऊंगा, टेंशन मतलब। देखो, सॉल्ट पहला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले सुन लो आराम से, बाद में लिखना, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ फॉर्मूलाज ही है। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आएंगे, बस फॉर्मूलाज दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक काम करो, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। चलो देखो, पहला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, KH की, जो चीज वीक है वो ऊपर आएगी। वीक एसिड था तो KW, जो चीज वीक है वो नीचे आएगी। सॉरी, KW तो हमेशा आएगा ही आएगा। ध्यान से देखो, तीनों में KW तो आएगा ही आएगा। जो चीज वीक थी वो नीचे आ जाएगी। वीक एसिड था तो Ka नीचे आ गया। जब हमने वीक बेस का सॉल्ट लिया तो Kb नीचे आ गया। जब हमने दोनों ही वीक लिए, एसिड और वीक बेस, तो दोनों ही नीचे आ गए। इस तरीके से थोड़ा सा याद किया जा सकता है इन फॉर्मूलाज को, कि KW में तो आना ही आना है। जो चीज वीक होगी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड वीक है तो Ka नीचे लिख दो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो बेस वीक है तो Kb नीचे लिख दो। वीक एसिड वीक बेस, दोनों वीक है तो दोनों के दोनों ही नीचे लिख दो, ठीक। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H निकालते हुए क्या करना है, KW/Ka तो पहले ही था, KW/Ka तो पहले ही था, बस C से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट ले लिया। इसमें भी C से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में और अंडर रूट ले लिया। इसमें C नहीं आएगा, बस अंडर रूट आ जाएगा। C नहीं आएगा, बस क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बाकियों में क्या हो रहा है, C से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंडर रूट भी ले रहे हैं। और जो वीक एसिड वीक बेस है उसमें पहले से ही डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो हम C नहीं लिख रहे, बस सीधा सीधा क्या ले रहे हैं, अंडर रूट ले रहे हैं। अब pH कैसे याद करना है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि इसका pH 7 से ज्यादा होगा। अगर तुम थोड़ा सा भी पीछे पेज पलट के देखो, तो जब हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किया था तो हमने कहा था pH विल बी मोर देन 7। क्योंकि pH 7 से बड़ा है तो 7 में कुछ ऐड करना है। 7 में कुछ ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है, pKa, हाफ ऑफ pKa एंड हाफ ऑफ log C। क्योंकि pH 7 से बड़ा था तो 7 में क्या ऐड कर दो, हाफ ऑफ pKa, वीक एसिड वाला Ka एंड हाफ ऑफ log C, ठीक है। pKa क्या है यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ Ka। pKa क्या है, माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka तो हमें पता ही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। सिमिलरली जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस किया तो हमने कहा pH 7 से कम होगा। हमने कहा pH 7 से कम होगा, तो 7 में से माइनस करना है। 7 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, हाफ ऑफ pKb, क्योंकि वीक बेस था, वीक बेस था तो माइनस क्या करना है, pKb माइनस करना है। अगेन pKb क्या है यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ Kb, और क्या माइनस करना है, हाफ लॉग C। और जब हमने कहा कि दोनों वीक हैं तब हमने कहा था pH ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो 7 में हम ऐड भी कर सकते हैं pKa को, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं किसको, pKb को। A पहले आता है तो उसको ऐड कर दिया, B बाद में आता है तो उसको माइनस कर दिया। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा याद किया जा सकता है, क्योंकि 9 फॉर्मूलाज हैं और थोड़े से सेम से ही फॉर्मूलाज हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक छोटा सा तरीका है, यही है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो KW तो आएगा ही आएगा। नीचे वो चीज लेनी है जो वीक है, वीक एसिड है तो Ka ले लिया, वीक बेस है तो Kb लिख लिया, दोनों ही वीक है तो दोनों लिख लिया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस निकालते हुए
डिनोमिनेटर में c से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन लास्ट वाले में नीचे पहले से ही 2 टर्म है तो हम c से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे और अंडर रूट ले लेना है। pH का फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो डोमिनेट कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7, तो 7 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है? हाफ ऑफ pKa वीक एसिड प्लस हाफ ऑफ लॉक्सी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, डोमिनेट कौन करेगा? एसिड। एसिड तो pH लेस देन 7, तो 7 में से माइनस करना है क्या? हाफ ऑफ pKb वीक बेस एंड हाफ ऑफ लॉक्सी, दोनों ही माइनस करने हैं। वीक एसिड वीक बेस में हमने कहा था वेरी कर सकता है, तो ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa, क्योंकि a पहले आता है तो मैंने a पहले लिखा, प्लस माइनस के साथ क्या लिख दिया? pKb। तो इस तरीके से तुम ये फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। और हमने कहा जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो हाइड्रोलिसिस शो करता ही नहीं है। नोट करें इन सब चीजों को। यहाँ पे जो Kw है, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw, एंड इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलेगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे इस टॉपिक पे, बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। pKa ऑफ एसिटिक एसिड, pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें दे रखा है। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट। अब हमें पता है अमोनियम एसिटेट एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, हमसे क्या पूछ रहा है? pH पूछ रहा है। तो तुम्हें बस यही चीज है कि जो सॉल्ट दिया है उसको पहचानना है कि वो वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब वीक एसिड वीक बेस का हमारा फॉर्मूला क्या था? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb, तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa, pKa की वैल्यू हमें दे रखी है 4.76 माइनस हाफ ऑफ pKb 4.75। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 7.005। जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है वो है 7.005। बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, नोट करो इसे।
इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 79 पे है, जो मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दी है। पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, कैलकुलेट फॉर 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिड। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए होती है कंसंट्रेशन। फॉर्मूलाज में हमें क्या चाहिए, सी कंसंट्रेशन, और वो हमेशा मोलैरिटी होती है। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी आए तो पहला तुम्हारा काम होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और यहाँ पे जो एक्स होता है ये कैसे निकालते हैं, या तो हम कटाइनिक चार्ज लेते हैं इसको, या तो कटायन से निकाल सकते हैं, या किससे निकाल सकते हैं, अनायन से। या तो कटाइनिक चार्ज है ये, या ये इसको हम बोलते हैं अनाइनिक चार्ज। बेसिकली निकालना कैसे है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन आयन, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन आयन। अब जैसे अपने पास है सोडियम एसिटेट, अपने पास क्या है, सोडियम एसिटेट। तो इसके अंदर एक एसिटेट आयन है और एक ही क्या है, सोडियम आयन। तो चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे नेगेटिव से निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी, मान लो मैं पॉजिटिव वाले से निकाल लेता हूँ, सोडियम से। कितने सोडियम आयन है, एक ही है, और कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो मैंने नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाया, तो मेरी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर है। मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.01 मोलर। दोबारा समझे, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे रखी है, सबसे पहला काम है तुम्हारा नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना यूजिंग दिस फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स क्या होता है, टोटल कटाइनिक चार्ज या टोटल अनाइनिक चार्ज। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करोगे किससे, चार्ज ऑन वन आयन। या तो कटायन से निकाल लो या अनायन से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। वैल्यू का मॉड लेना है, प्लस माइनस का साइन साथ में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे सोडियम कितने थे, 1, और 1 के ऊपर चार्ज कितना था, 1। हमें प्लस माइनस नहीं लेना है, तो हम सीधा वैल्यूज ले रहे हैं। मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 1। अगर अनायन से निकालते तब भी एसिटेट आयंस 1 थे और चार्ज भी 1 ही था, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो x की वैल्यू 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर होगी। तो पहला काम मेरा हो गया, मेरी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में कन्वर्ट हो गई। अब अगर हम सोडियम एसिटेट की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड एसिटिक एसिड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा इसका, ये हमने फॉर्मूला याद रखना है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा इसका Kw/Ka, वीक वाला सब्सटेंस। वीक क्या था, एसिड, तो मैंने नीचे Ka लिख दिया। Kw कितना होता है, 10⁻14, ये हमें याद रखना है ये वैल्यू। एंड Ka तो क्वेश्चन में दिया है 1.9 इंटू 10⁻5। ठीक, तो 1.9 इंटू 10⁻5, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.9 या इंटू 10⁻9, तो KH आ जाएगा। फिर तुमसे क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालोगे, H का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ Kw/Ka, जो KH में था और साथ में C आ जाता था। तो अगर फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन होने लगेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो Kw/Ka की तो वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, वो तो एज इट इज पुट कर देते हैं, बार बार क्यों सॉल्व करना। और अब हमें चाहिए C की साथ में वैल्यू। C है अपने पास 0.01, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
4.9 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 10⁻⁻8, बात तो एक ही है, और अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7, तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻4। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है पीएच, अब हमसे क्या पूछ रहा है पीएच। पीएच किसके बराबर होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच 7 से बड़ा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, डोमिनेट कौन कर रहा है बेस, बेस डोमिनेट कर रहा है, तो पीएच 7 से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो 7 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है वीक वाला सब्सटेंस, तो pKa और log C। अब pKa तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन Ka दिया हुआ है तो वहां से हम निकाल लेंगे। तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka की वैल्यू कितनी थी, pKa की जगह मैंने लिख दिया माइनस लॉग ऑफ Ka, क्योंकि मुझे पता है pKa किसके बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। सी की वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली थी 0.01। लॉग टेबल्स मैंने तुम सबको सिखाए हुए हैं। एज सच अगर हम देखें तो 7 प्लस हाफ ऑफ, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, ये बन जाएगा माइनस हाफ ऑफ लॉग 2, ले लो इसको, लॉग 2 होता है 0.3010 और पावर नीचे आ जाएगी -5 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ये बन जाएगा 10⁻²। 10⁻² में भी पावर नीचे आ जाएगी और log 10 कितना हो जाएगा -1। तो जब तुम इस सब को सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग यहां से pH निकलेगा, तुम्हारा आंसर आएगा 8.36। जब यहां से सॉल्विंग कर लोगे तो आंसर विल बी 8.36। नोट करें इसे, कोई डाउट है तो बताएं। तो 1.9 को राउंड ऑफ में 2 कैलकुलेशंस में मिस्टेक की है, आई थिंक सो, हाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई है। 4.9 इंटू 10⁻9 नहीं आएगा, ये आएगा 0.49 आएगा KH। हाँ KH में गड़बड़ हुई है। जो मेरे पास KH का आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5.2, इसको सॉल्व करने में गलती हुई है, थोड़ा सा सही कर लें। 5.2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, एक तो ये चीज, और फिर H भी चेंज हो जाएगा 2.29 इंटू 10⁻⁴। 2.29 इंटू 10⁻⁻4। बाकी तो सही है, कैलकुलेशंस चेक कर लेना, सही कर लेना एक बार। How many grams of sodium acetate must be dissolved in 500 ml of water to give a solution with a pH 8.52? Okay. अब ये जो सॉल्ट है ये भी एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से बड़ा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा। तो 7 में ऐड कर देते हैं क्या चीज, वीक वाली चीज, हाफ ऑफ pKa, और क्या ऐड कर देते हैं हाफ ऑफ log C। अब देखो pH तो अपने को दे रखा है कितना 8.52, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa की जगह हम लिख देते हैं माइनस लॉग ऑफ Ka, और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें दिया भी हुआ है, प्लस हाफ ऑफ log C। log C की वैल्यू, अच्छा C हम निकाल लेते हैं क्योंकि C आ गया, फिर हम कंसंट्रेशन आ जाएगी, वहां से हम मोल्स या मास पे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है। और C तो निकालें चलो कम से कम,
तो यहाँ से तुम्हें सॉल्विंग करनी होगी इसकी पूरी। 8.52 दिस विल बी, या 7 को पहले इधर ले आते हैं, इधर आके माइनस हो जाएगा 7, तो ये बचेगा 1.52। दिस इज हाफ ऑफ, लॉग में से भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1.8। लॉग 2 होता है 0.3010, तो ये हो जाएगा 0.28 के आसपास या 0.27 के आसपास अप्रॉक्स, और ये हो जाएगा -5, पावर को नीचे उतारा, लॉग 10 1 होता है, प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। तो पहले तो यहां से लॉग सी की वैल्यू निकालो। मेरे पास जो आंसर है, जब तुम यहां से c की वैल्यू निकालोगे एंटी लॉग लेके, तो वो आएगा 2 इंटू 10⁻²। अब c क्या होता है? मोलैरिटी ही तो होती है, तो मतलब मेरे पास आ गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी आ गई है? 2 इंटू 10⁻²। और मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो हमसे पूछ ही रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स। मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। गिवन मास तो हमें निकालना ही है मॉलिक्यूलर मास। सोडियम एसिटेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम एसिटेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक और कार्बन है, फिर 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, और एक सोडियम दिख रहा है। तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 3 रहेगा, कार्बन का फिर से 12, ऑक्सीजन का 16, तो 32 हो जाएगा, सोडियम का 23। तो जब यहां से तुम वैल्यू निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट आएगा 82। मॉलिक्यूलर वेट आएगा 82। 12, 15, 15 और 15 और 15, 12 और 44 प्लस 23, हाँ 82 ही आएगा। ठीक है। और वॉल्यूम कितनी दे रखी थी? 500 ml। वॉल्यूम अपने को कितनी दे रखी थी? 500 ml इंटू 1000। तो यहां से जब तुम मास निकालोगे तो तुम्हारा मास निकल के आएगा 0.82 ग्राम्स। 0.82 ग्राम्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट? क्लियर? क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिटेट। जब तुम अमोनियम एसिटेट के लिए भी एक्स वैल्यू निकालोगे तो वो 1 ही आएगी, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि अमोनियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO माइनस NH4 प्लस। तो कटायन भी एक ही है और अनायन भी एक ही है, और +1 चार्ज है, तो चाहे तुम कटायन से निकालो चाहे तुम अनायन से निकालो, एक्स वैल्यू विल बी 1, तो मोलैरिटी विल बी 0.1। ये तो क्लियर है। अब तुम्हें Ka दिया हुआ है, Kb दिया हुआ है, Kw दिया हुआ है, और ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, और तुमसे क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला था H इज Kw बाय Ka इंटू Kb। तो वैल्यूज तो दे रखी है सारी, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। Kw कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻14। Ka तुम्हें कितना दिया हुआ था? 1.75 इंटू 10⁻⁻5, और Kb कितना दिया हुआ था? 1.80 इंटू 10⁻⁻5 होल अंडर द रूट। तो जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 5.63 इंटू 10⁻⁻3। जो मेरे पास आंसर दिया हुआ है वो है 5.63 इंटू 10⁻⁻3। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द चेंज इन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इफ इट इज डाइल्यूटेड टू 5 टाइम्स।
अच्छा, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, क्या यहाँ पे कहीं पे C आ रहा है? क्योंकि डाइल्यूशन पे तो सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज होगी ना, ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन चेंजेस। डाइल्यूशन पे क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जो H है उसके फॉर्मूला में कहीं पे भी C नहीं है। H इज इंडिपेंडेंट ऑफ C। H is independent of C, hence no effect on dilution. Hence no effect of dilution. इसका dilution पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है सबको? पहले इसने देखो क्या पूछा, H पूछ लिया, फिर कह दिया डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, लेकिन हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मूला में C आता ही नहीं, तो डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि C होता है कंसेंट्रेशन और डाइल्यूशन से कंसेंट्रेशन चेंज होती है, C की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन C यहाँ पे फॉर्मूला में आता ही नहीं है। अगर आता ही नहीं है तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। करें नोट। देखो इस क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा था, द फॉलोइंग कंसेंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हमें बनाना है N2 और H2 को यूज करके। नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन तुम्हें दी है 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोलर। H2 की कंसेंट्रेशन दी है 3 इंटू 10⁻² मोलर। एंड अमोनिया की तुम्हें दे रखी है ये, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इसमें तो मैच होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻² का क्यूब इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। तो ये बचेगा 12 12 144 एंड 1.2 multiplied by 1.2 divided by 3 divided by 9 divided by 1.5, 3.5 into 10⁻²। कितना दिया मैं? चेंज कर लो। मेरे ख्याल से इन्होंने ना केपी दिया हो, ये चेक कर लेते हैं। अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है, एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से केपी पूछना था, वहां पे मेंशन करना भूल गए हैं कि केपी निकालना है, जहां तक मुझे लगता है। टेम्परेचर दिया हुआ है और गैसियस फेज इक्वेशन है। वन 1.06 इंटू 10⁻³ निकाला है। कहाँ गड़बड़ कर गए? 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर किया है, 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर किया है डिवाइडेड बाय 3। इन्होंने गलत आंसर मैच किया है। हमारा सॉल्विंग, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है साक्षी? 0.35 into 10⁻³। अच्छा, मैं 10 की पावर में तो कुछ चेक ही नहीं किया, तुम लोगों को 10 की पावर वाला भी तो सही कर लें। एक बार इसको पूरा सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। ये बनेगा 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड ये बचेगा 33927 इंटू 10⁻⁻�6 और ये बचेगा -1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके ये आएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.035 इंटू 10 की पावर में बचेगा ये -8 और +4।
तो ये आएगा 3.5 इंटू 10⁻², ये आएगा। यही आ रहा है साक्षी आंसर। मैंने तो 0.35 किया। 0.35 वो कैसे? तो मतलब सेम ही है, इंटू 10⁻3। अच्छा ठीक है, हाँ तो बस यही आएगा। ठीक है, आंसर चेंज कर दो। मेरे ख्याल में कैलकुलेशन में वैल्यूज तो सही पुट की है जैसे हमने की है, लेकिन यहाँ पे आंसर इन्होंने कैसे निकाला है वो गलत है, मैच ही नहीं हो रहा डिवाइड करके। चेंज कर लो आंसर। अगला डाउट। फिफ्थ। How much PCl5 must be added to the 1 liter flask in this in order to obtain a concentration of 0.1 ग्राम मोल। ये क्या दे दिया? 0.1 ग्राम मोल, या तो ये ग्राम पर मोल होगा, तो मिनट रुको चेक करने दो। मोलर, ग्राम मोल नहीं है, वो मोलर ही रहेगा। अब देखो, अब हो जाएगा या अभी नहीं? सर अब तो आ गया समझ। हो जाएगा, ग्राम मोल हटाना। अगला 7th। 7th। At 55 degrees Celsius and 1 atmosphere percentage decomposition, this pressure and same temperature. At what pressure and same temperature? यहाँ पे हमें कौन सा लॉ से काम चल जाएगा? 55 डिग्री प्रेशर चेंज कर गया एंड 1 atm। 1 atm पे परसेंटेज डिकम्पोजिशन तुम्हें दे दी है एंड तुमसे पूछ रहा है कि प्रेशर बताओ, तो डाल्टन्स लॉ से हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि N2O4 डिसोसिएट कर रहा है इस तरीके से 55 डिग्री सेल्सियस पे एंड 1 atm, मतलब टोटल प्रेशर। मैं पहला केस ले रहा हूँ इसको, केस 1 जो इसने डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। टोटल प्रेशर मैं ले लेता हूँ 1 atm, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 atm प्रेशर हमने ले लिया है। N2O4 is 50.3% dissociated। तो इनिशियली इसको कुछ भी मान लो, 1 मोल मान लो। अगर 1 मानोगे तो पॉइंट्स में चला जाएगा काफी। 100 मान लो, इनिशियली assume it to be 100 moles and is 0। ठीक, फिर T इक्वल टू टी डैश कितना डिकम्पोज हो जाएगा? 50.3 मोल्स, क्योंकि 50.3% डिसोसिएशन है ना। 50.3% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 50.3 मोल्स। अब अगर ये 1 मोल टूटता तो ये 2 मोल बनता, डबल बन रहा है, तो ये बनेगा 100.6 मोल। तो एट इक्विलिब्रियम ये बच रहा है अपने पास 49.7 मोल्स, और ये बच रहा है 100.6 मोल्स।
तो यहां से अब हमारे पास मोल्स आ गए, हम एक काम करते हैं केपी निकाल लेते हैं। तो केपी क्या आएगा, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O, और हमारे पास मोल से प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन लॉ है। NO2 का प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ NO2 बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में 100.6 प्लस 49.7, 150.3, और टोटल प्रेशर तो 1 ही था। सिमिलरली प्रेशर निकाल लो किसका, N2O4 का। 49.7 डिवाइडेड बाय 150.3 इंटू 1। तो वैल्यूज पुट करनी है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रेशर ऑफ NO2 100.6 डिवाइडेड बाय 150.3 होल डिवाइडेड बाय N2O4 का प्रेशर 49.7 डिवाइडेड बाय 150.3। इसको सॉल्व करोगी साक्षी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। 100.6 multiplied by 100.6 which is divided by 150.3 which is divided by 49.7 again divided by 150.3 multiplied by 150.3 1.3548। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ रही है 1.35। अब देखो, जब हम प्रेशर चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं, हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो अब अगर मैं प्रेशर चेंज कर भी देता हूं तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये क्लियर है या नहीं? ठीक, तो अब हम केस 2 लगा के चलते हैं। अब अननोन प्रेशर है, हमें नहीं पता क्या प्रेशर है। रिएक्शन दोबारा से लिख लेते हैं। N2O4 कन्वर्टिंग इनटू वही इनिशियली 100 मोल मान लेते हैं, एक बार जो मान लिया वही अब रखना पड़ेगा। अब T इक्वल टू T डैश पे मुझे नहीं पता ये कितना डिकम्पोज किया, एज्यूमिंग इट टू बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x, ये 2x मोल बन जाएगा। तो ये बचेगा इक्विलिब्रियम पे 100 माइनस x और ये बचेगा 2x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रेशर तब बताना है जब N2O4 और NO2 का रेशियो है 1:8। ठीक है, N2O4 और NO2 का रेशियो जो है वो है 1:8। तो अपने पास N2O4 के मोल्स आ रहे थे 100 माइनस x और NO2 के आ रहे थे 2x। दिस इज 1:8। तो ये बचा 4, तो ये बचेगा 400 माइनस 4x, दिस इज x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। 80 आएगी 80। तो अगर x की वैल्यू 80 आ गई तो ये बचा 20 और ये बचा 160। यहां तक क्लियर है साक्षी? यस सर। अब टोटल प्रेशर में से निकालना है तो टोटल प्रेशर को मैं P मान लेता हूं। तो अब प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 160 by 180 into टोटल प्रेशर। सिमिलरली प्रेशर ऑफ N2O4 हो जाएगा
20/180 इंटू टोटल प्रेशर। बहुत लंबा क्वेश्चन चला गया, पता नहीं आंसर मैच होगा या नहीं, वैसे हो जाना चाहिए। तो फिर से अब केपी का फॉर्मूला लगाते हैं। केपी का फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि वैल्यू प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो 1.35। दिस इज प्रेशर ऑफ NO2। NO2 का प्रेशर अभी हमने निकाला था 160/180 या इंटू P होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। ये निकाला था 20/180 इंटू P। तो ये बचेगा 16 इंटू 16 या 160 इंटू 160 रखो, 180 से 80 काट देना। 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 20 इंटू P। तो यहां से सॉल्व करके P निकाल लेते हैं। तो प्रेशर आएगा तुम्हारे पास 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 160 डिवाइडेड बाय 160, 0.189 एटमॉस्फेयर, 0.189 एटमॉस्फेयर। और अपने पास आंसर कितना दिया हुआ है 0.19। ठीक है, चल जाएगा। समझ आया साक्षी या नहीं? देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने केपी की वैल्यू निकाल ली जो डाटा दिया हुआ था उससे। फिर ये प्रेशर दोबारा से पूछ रहा था, तो मैंने देखा कि केपी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो मैंने सेम केपी की वैल्यू यूज की सेकंड केस में, लेकिन वहां पे प्रेशर मैंने पी मान लिया और वहां से पी की वैल्यू निकाली। तो 2 बार सेम क्वेश्चन हुआ एक तरह से। कोई डाउट? नो सर। नोट कर लीजिए। देखो, मिक्सचर ऑफ SO2 and O2 at 1 atm pressure in the ratio 2:1 is passed through catalyst at this much Kelvin degree Celsius for attaining the equilibrium. The exist gas is found to contain 87.3% by volume. एक काम करो, इसको इस तरीके से करो। देखो, इनिशियली टाइम 0 पे इसके 2 मोल ले लो और इसके 1 मोल ले लो। तो ये क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 2:1, तो मैंने इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया। क्लियर या नहीं? यस सर। अब इसमें से कितना टूट गया तो पता नहीं, लेकिन SO3 बाद में बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो कितना टूट गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x। ये कितना बनेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, अगेन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये T डैश हो गया और इक्विलिब्रियम अमाउंट्स हो जाएंगी हमारे पास 2 - x ये हो जाएगी 1 - x/2 और ये हो जाएगी x। अब ये कह रहा है द एग्जिस्ट गैस इज फाउंड टू कंटेन 87.3% बाय वॉल्यूम। ओके, अच्छा यहाँ पे बाय वॉल्यूम का हमारा कोई काम नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम अपना PV = nRT से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक, तो 87% बाय वॉल्यूम will be equal to 87% by moles। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे देखने को हमेशा मिलेंगे जहां पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखी होगी, लेकिन वो बाय वॉल्यूम हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। बाय वॉल्यूम मतलब बाय मोल्स हमेशा। ठीक है, तो 87% SO3 बाय मोल्स आ गया अपने पास। SO3 बाय मोल्स, तो कहने का मतलब ये है कि मोल्स ऑफ SO3
अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, इसकी वैल्यू 87 आ गई है। तो अपने पास SO3 के मोल्स कितने थे? x, टोटल में क्या क्या था? 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इंटू 100, दिस इज 87। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये बचेगा x, x से x गया तो 3 माइनस एक्स बाई 2, दिस इज 0.87। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले तो लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो ये बनेगा 0.87 इंटू 3, 2.61, .872 plus 1.435, 1.435। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 1.8188। x की वैल्यू आ गई है। अब हमसे क्या पूछ रहा था? Kp, टोटल प्रेशर दिया हुआ था, ठीक है। चलो देखो, अब x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है तो इन सब में पुट कर देते हैं। अगर हम इन सब में x की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 8.818 है ना, 1.818, 2 माइनस 1.818, 0.812, 0.182, और ये बचेगा 1.091, और ये तो 1.818। ये मोल्स आ गए। अब हम इन सब का प्रेशर निकाल लेते हैं। अब मान लो मुझे प्रेशर निकालना है किसका? SO3 का। समझ आ रहा है ना साक्षी यहाँ तक या नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसका प्रेशर निकालना पड़ेगा हर एक का। तो अगर हम SO3 का प्रेशर निकालते हैं, या अगले पेज पे निकालते हैं इसको, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 atm ना, ठीक है। तो टोटल प्रेशर 1 atm दिया हुआ था। अब मुझे प्रेशर निकालना है सबसे पहले SO3 का। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3, तो 1.818, और टोटल प्रेशर कितना है? 1.818 प्लस 0.091 प्लस 0.182, 2.091। ठीक है, टोटल प्रेशर तो 1 ही था, तो ये आ जाएगा 1.818 डिवाइडेड बाय 2.091, 0.0869, 0.869। सिमिलरली हम बाकियों का प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 0.091 अपॉन 2.091, 0.091 divided by 2.091, 0.043। सिमिलरली प्रेशर ऑफ SO2 निकाल लो। .182 divided by 2.091, 0.087। ठीक है, अब Kp पूछ रहा था, बस अब तो फॉर्मूला में कॉपी करना है। तो Kp क्या होगा? प्रेशर ऑफ SO3 बाय प्रेशर ऑफ SO2 into
प्रेशर ऑफ O2 की पावर में हाफ। ये कैलकुलेशन वाइज बहुत लंबा चला जाएगा। प्रेशर ऑफ SO3 0.869, SO2 का प्रेशर था 0.087 इंटू O2 का प्रेशर आया 0.043, इसका भी हाफ अंडर रूट लेना है। 0.043 का अंडर रूट 0.207 divided by 0.087, 48.25। ये आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं। 48.24, ठीक है। कोई डाउट साक्षी? बस मेरे हिसाब से तो जो परसेंट, एक तो इनिशियल इन्होंने जो कंडीशन दी थी वो मेन थी कि 2:1। जब भी ऐसी कोई कंडीशन देता है ना तो उसको बाय मोल्स लेने की कोशिश किया करो जब टोटल प्रेशर दिया हो। टोटल प्रेशर दिया था तो मैं अगर मोल्स के हिसाब से चल, अब मेरा पहला पॉइंट यही था कि इसको 2:1 किसमें, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि 2:1 किसका रेशो है। वॉल्यूम रेशो है, मोल्स रेशो है, कंसंट्रेशन रेशो है, कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं था। मैंने कैसे पता लगाया कि मोल्स के हिसाब से चलना चाहिए वो समझो आप। 2:1 हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जो जो मेरे मेन की पॉइंट्स थे, एक तो टोटल प्रेशर दिया हुआ था। अगर टोटल प्रेशर दिया हो तो मैं कभी भी अगर मोल्स ले लूं तो फंसूंगा नहीं, क्योंकि टोटल प्रेशर दिया है, मोल्स में जाके मैं डाल्टन का लगा के प्रेशर में कन्वर्ट कर पाऊंगा। फिर मैंने देखा यहाँ दिया हुआ है 87% बाय वॉल्यूम। ये चीज हमेशा याद रखना, 87 पर जो भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम होती है वही इस चैप्टर में परसेंटेज बाय मोल्स भी होती है। तो फिर ये गारंटी हो गई कि परसेंटेज बाय मोल्स दे रखा है तो मतलब इसको इनिशियली मोल्स ले लेना चाहिए, ताकि फाइनली जब इक्विलिब्रियम पे मोल्स आएंगे तो मैं उसकी परसेंटेज निकाल पाऊं और इक्वेट करके वहां से एक्स की वैल्यू निकाल। क्लियर या नहीं? यस सर। ओके, क्या कह रहा है? For the reaction CaCO3 solid converting into CaO solid and CO2 gas, the Kp value is this much. Would remain undecomposed at equilibrium. कितनी अमाउंट बची होगी at equilibrium? At equilibrium कितनी अमाउंट बच गई होगी? Okay, हमारे पास रिएक्शन है सॉलिड सॉलिड, हम बाहर निकाल सकते हैं। Kp अपने को दे दिया है, इजी है, जरा देखो समझो। हमारे पास जो रिएक्शन है वो है CaCO3 सॉलिड, दो मिनट साक्षी। हेलो मैम, कैसे हो? हाँ जी, तक Kp की वैल्यू था प्रेशर ऑफ CO2, Kp की वैल्यू थी 1.16। ये चीज प्रेशर ऑफ CO2 कैसे है, ये क्लियर है साक्षी? सर यहाँ तक तो हो गया था। तो अगर मैं किसी तरह से यहाँ पे इसका मास निकाल पाया तब अपनी बात बन जाएगी। प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, लगा दो Pv इक्वल टू nRT, लगा दो Pv इज इक्वल टू nRT। प्रेशर अपने पास है CO2 का 1.16, वॉल्यूम ऑफ वेसल तुम्हें 10 लीटर दी हुई है। मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 44, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब हो गया ये 273 ऐड करना है ना, 1073। तो यहां से W निकाल लेते हैं। यहां से W निकालेंगे तो ये आएगा 1.16 इंटू, ये तो 10 था, डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 1073 मल्टीप्लाइड बाय 44, 5.79। तो 5.79 CO2 मिला। अब स्टोइकोमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन वो मोल्स में लगती है।
मोल्स में रहने दो क्योंकि हम स्टोइकोमेट्री लगाएंगे यार, मोल्स में रहने दो इसको। तो मोल्स में आएगा 1.16 into 10, this is divided by 0.0821 divided by 1073.131। मोल्स में क्यों रहने दिया? क्योंकि हम स्टोइकोमेट्री सिर्फ मोल्स में लगा सकते हैं, मास में नहीं लगा सकते कभी भी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अब हमें स्टोइकोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो देखो साक्षी, इनिशियली अपने पास कितना प्रेशर 20 ग्राम CaCO3 था, इसके भी मोल्स निकाल दो। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन हो गया 12 प्लस 48 100, तो 100 ही आएगा 0.2। तो इनिशियली इसके 0.2 मोल्स थे, ठीक है। अब हमें नहीं पता इसमें से कितना टूटा, एज्यूमिंग x मोल्स टूट गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही था तो मैंने उसी तरीके से ले लिया, तो ये x मोल बनेगा और ये भी x मोल बना होगा। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। तो फाइनली एट इक्विलिब्रियम ये रहा होगा 0.2 माइनस x मोल्स, और ये x और ये x, और हम तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 0.131। तो मतलब x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे ये कितने बचेंगे, 0.2 माइनस 0.131, 0.2 माइनस 0.131, 0.069। ये मोल्स बचे, और हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट परसेंटेज ऑफ CaCO3 वुड रिमेन अनडिकम्पोज्ड। तो मास परसेंटेज ही पूछ रहा होगा, होपफुली मास परसेंटेज ही निकालेंगे हम क्योंकि इनिशियली मास दिया हुआ था उसने। तो मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट अपॉन मास टेकन इनटू 100, हमसे ये पूछ रहा है। तो कितना मास बच गया, 0.069 इंटू 100, 6.9 ग्राम बच गया। लिया था 20 ग्राम, तो ये बचेगा 690 डिवाइडेड बाय 20, 34.5%। यही आंसर शायद है ना? है। क्या कह रहे हैं साक्षी, क्या हुआ? 34% है। कोई बात नहीं, चलेगा, एक मिनट का। दोबारा समझो साक्षी कैसे किया है, बस हमने प्रेशर के बराबर रखा था, तो प्रेशर आ गया, फिर मैंने वहां से मोल्स निकाल लिए CO2 के। मोल्स क्यों निकाले? ताकि मैं स्टोइकोमेट्री से ये पता लगा पाऊं कि कितना CaCO3 बच रहा है, और स्टोइकोमेट्री सिर्फ मोल्स में लगती है। इनिशियल अमाउंट को भी मैंने मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर अपना x मोल इसका डिकम्पोज कर दिया, ये x मोल बन गया, ये x मोल बन गया। ध्यान रखना, स्टोइकोमेट्री हम नॉर्मली लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन हम केपी में या जब केसी की वैल्यू लेते हैं तब हम सॉलिड को निग्लेक्ट करते हैं। ये क्लियर है? जैसे हमने ऊपर केपी लिखा था तब हमने सॉलिड को निग्लेक्ट किया। स्टोइकोमेट्री तो मोल का रूल है ना, तो स्टोइकोमेट्री तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वहां से मैंने ये देखा कि x मोल CO2 बन रहा था, और मेरा CO2 कितना आ रहा था, 0.131 मोल। तो x की वैल्यू मैंने कंप्यूट कर ली यहाँ से, वो x की वैल्यू यहाँ पुट की, तो फिर मैंने देखा कि इतने मोल बच गए, और फिर मैंने निकाल दिया मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट अपॉन मास टेकन इनटू 100। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे परसेंटेज बाय मास निकाल लेनी चाहिए? क्योंकि इनिशियली मास दे रखा था और उसी का परसेंटेज पूछ रहा होगा कि कितना बच गया है, तो इसलिए मैंने मास में ही इसको रहने दिया। क्लियर? सर हमने इसमें सॉलिड को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इक्विलिब्रियम का टॉपिक नहीं है। हाँ, अब ये इक्विलिब्रियम से हटके ये मोल पे शिफ्ट हो गया। इक्विलिब्रियम का तो बस यहीं तक था, और जब ये प्रेशर आया, प्रेशर से ये बन गया गैसियस स्टेट, वहां से मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद ये बन गया मोल का क्वेश्चन एक तरह से।
क्लियर? कोई डाउट्स है? नो सर। करो देखते हैं। डन। और कोई डाउट्स? टीपीपी 7 के क्वेश्चन है तो DPP 7 ये रीड करते हैं। हमारा भी बस एक दो टॉपिक रहते हैं, वर्क रहता है। बताओ DPP 7 सॉल्व क्वेश्चन 4 और 5। अच्छा, वो 10⁻8 वाले यस सर। वो अभी नहीं साक्षी। हमने KW किया तो नहीं ना अभी? मैं तुम्हें तो नहीं KW सिखाया था। तब मुझे स्कूल से आता था वो, तो मैंने कर लिया। अच्छा चलो फिर तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। 4 और 5 ना, चलो या फिर रुकते हैं, या मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ आता है तो फिर फ्लिप करा दूंगा। वैसे तो आ जाएगा अगर स्कूल में एक बार कुछ ट्राई किया। ये पता है कि KW 10⁻14 होता है और H+ की कंसेंट्रेशन 10⁻7 होती है वाटर में। यस सर। बस फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हम इसमें नॉर्मली HCl का pH निकालने की कोशिश करते हैं, HCl से हमें H+ मिलेगा, कितना 1 ही मिलेगा, और HCl हमारे पास था 10⁻8 मोलर, तो वहां से H+ भी मिलना चाहिए 10⁻8 मोलर। तो ऑन सॉल्विंग pH तुम्हारा आएगा -log of H+, so this will be -log of 10⁻8 और pH आ जाएगा 8। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? HCl एसिड है। Not possible because HCl is acid and its pH must be less than 7. तो अगर कभी भी एक एसिड का pH तुम्हारा 7 से ज्यादा आ रहा हो, whenever in acid pH is greater than 7, या in base pH is less than 7, तब समझ लो कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सट्रीमली डाइल्यूट है। देन आवर सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। मतलब उसमें पानी बहुत ज्यादा है। जब सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट होगा, इन सच केस H+ from water cannot be neglected. From water cannot be neglected. अभी तक हम क्या करते हैं, जो हमारा H+ होता है पानी से, वो हम निगलेक्ट करते आते हैं, हम लेते ही नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करते।
लेकिन इस केस में हमें H+ लेना पड़ता है वाटर से, तो टोटल H+ हमें देखना होगा। टोटल H+, दिस विल बी H+ फ्रॉम HCl प्लस H+ फ्रॉम वाटर। एसिड से कितना H+ मिलेगा? 10⁻⁸ जो मिल रहा था, और वाटर से कितना H+ मिलता है? 10⁻⁷। यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो -7 इसको भी लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो बस H+ आ गया, तो अब pH निकाल लेते हैं। तो pH दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ H+। जो असाइनमेंट में सॉल्यूशन दिया हुआ है शायद वो थोड़ा अजीब सा है, बाकी मैंने चेक भी नहीं किया, तो इस मेथड से कर लेना, ये सबसे आसान होता है। 1.1 इंटू 10⁻⁷ एंड log 1.1, log 1 होता है 0 और log 1.1, log 1.5 होता है 0.15, तो 0.0 समथिंग 0.02 ले लो, अप्रॉक्स 0.02 0.03 के आसपास ले सकते हैं इसको, या 0.04 ले लो मैक्स, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। एंड -7, तो आंसर आएगा कहीं ना कहीं ये 6.96 के आसपास, जो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल ही है। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। आंसर हमारा कितना दिया हुआ है इसमें? 6.98, हाँ वही अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है ये, तो बस बाकी तो सेम ही चीज है। करो, ऐसे नोट कर लो। यहाँ पे जब लिखोगे ना, तो यहाँ पे लिख देना इन सच केस H+/OH-, बेस के केस में OH- भी हम निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही होगा ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल बेस के ऊपर है, उसमें बेस से आ जाएगा, पहले POH आएगा उसमें, फिर H+ आएगा, या H+ से H+ इंटू OH लगा के पहले POH निकाल लो, ज्यादा मेथड सही रहेगा। वहां से OH आ जाएगा टोटल, OH टोटल निकाल के POH आ जाएगा, POH से pH आ जाएगा। यस सर। डन। सेकंड क्वेश्चन भी करवाई देता हूँ, देख लेते हैं एक बार उसका भी आंसर मैच करके। देखो इस केस में आ जाएगा टोटल OH-, this will be OH- from NaOH plus OH- from water. So this will be 10⁻⁸ plus 10⁻⁷
तो ये बचेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो पीओएच आया तुम्हारा 6.96, जो हमने वहां पे पीएच निकाला था वो पीओएच हो जाएगा। ठीक है, तो पीओएच आ जाएगा 6.96, तो पीएच कितना आ जाएगा 7.04 अप्रोक्स। कोई डाउट? लेकिन तुम्हें इसमें पूरा लिखना होगा जैसे हमने पिछले केस में लिखा है, अगर सीबीएसई में आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पिछले वाला तो एनसीईआरटी का एटलीस्ट, ये तो एनसीईआरटी सॉल्व में है, एनसीईआरटी बाकी है। तो अगर ये पूरा आ जाता है तो तुम्हें पूरा दिखाना पड़ेगा। दोबारा समझाऊं या समझ आया? आ गया समझ। ठीक है, यहाँ पे हमने पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूला लगाया, आंसर निकल जाएगा। बट पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी जैसे ऊपर लिखा है रीजन। हाँ, बस इसमें ये लिखना पड़ेगा कि अवर सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट एंड हेंस एसिड के केस में H+ लिख देना बस, और बेस के केस में OH- लिख देना। कि OH- फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी निग्लेक्टेड एंड टोटल H+ विल बी टोटल OH- विल बी टोटल OH- फ्रॉम बेस एंड OH- फ्रॉम वाटर। इस तरीके से आगे सॉल्विंग होती है। और जब भी सीबीएसई में क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक चीज का पहले फॉर्मूला लिखना है, तब जाके वैल्यूज निकलेंगी। जैसे हमने यहाँ पे पीएच डायरेक्टली लिख दिया है, अच्छा लिखा है फॉर्मूला, तो हर एक चीज का फॉर्मूला जरूर लिखना है। ओके ठीक, मतलब एटलीस्ट स्कूल एग्जाम्स में तो जरूरी है। और कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, फिर तो फ्राइडे को जो तुम टेस्ट दोगी डीपीपी 1, 2, 3 1, 2, 3 और 6, 7 हो गया ना, ये 7 हो गया, 1, 2, 3, 7। और साथ में एक कर लो ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कल परसों गया था। ठीक है, सर उस पे कैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन ही है? उस पे क्वेश्चन थ्योरी वाले ही हैं, एंड उस पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बता भी देता हूँ, शायद इसमें डाले हुए हैं, चेक कर लेता हूँ। उसमें क्वेश्चंस